तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों केजरीवाल पहुंचे सिंधु बॉर्डर, कहा केंद्र ने हम पर बनाया स्टेडियम को जेल बनाने का दबाव। तो दोस्तों स्टेडियम को जेल बनाने का दबाव डाला है केंद्र ने। तो दोस्तों ऐसा खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कह दिया है। तो दोस्तों आपको पूरी खबर बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे। केजरीवाल के साथ उनकी पूरी कैबिनेट भी थी। यहाँ वह दिल्ली सरकार द्वारा किसानों के किए गए इंतजामों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इस तरह किसानों का आंदोलन चलने के दौरान सिंधु बॉर्डर पर पहुंचने वाले केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं, जो कि वहां पर जाकर के जायजा लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। हालांकि केजरीवाल सिंधु बॉर्डर पर जरूर पहुंचे, लेकिन वह मुख्य मंच तक नहीं जा पाए। इसकी वजह है कि किसानों का राजनेताओं से दूर रहना। किसान नहीं चाहते कि उनके इस आंदोलन को किसी पार्टी या नेता से भी जोड़ा जाए। केजरीवाल ने यहाँ पहुंचकर कहा कि हम शुरू से किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। मैं किसानों की मांग से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि उनकी मांग जायज़ है और साथ ही सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। मैं आज यहाँ मुख्यमंत्री बनकर नहीं आया, मैं उनका सेवक बनकर के आया हूँ। मैं यहाँ की व्यवस्था भी देखी है, कुछ पानी की दिक्कत है, उसे ठीक कर लिया जाएगा, ऐसा कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसान यात्रा की जीत पर अड़े अखिलेश यादव हिरासत में, पुलिस ने देर शाम को छोड़ा। तो दोस्तों पूरी बात हम आपको बताते हैं। किसान के मुद्दे को लेकर के सोमवार को समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में जबरदस्त प्रदर्शन किया। राजधानी में की अगुवाई में पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने की। साथ ही घर से निकलने के बाद के चौराहे पर धरने पर बैठे अखिलेश यादव की पहली काफ़ी देर तक के मान नौगल की गई और फिर आखिर में उन्हें हिरासत में लेकर के इको गार्डन भेज दिया गया, जहां देर शाम तक निजी मुचकले पर उन्हें छोड़ दिया गया। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी के सोमवार को प्रदेश भर के किसान यात्रा निकालने का ऐलान किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कन्नौज में किसान यात्रा में शामिल भी होना था, लेकिन कन्नौज के जिलाधिकारी रमेश मिश्रा ने उन्हें धारा 144 और कोविड की गाइडलाइन का हवाला देते हुए अखिलेश को कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। तो दोस्तों इसके साथ ही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। नोएडा में 2 जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है फैसला। दोस्तों क्या है पूरी खबर हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में 7 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 तक 144 की धारा लागू कर दी गई है। पुलिस के उपायुक्त यानी कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश का आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 की उपधारा जी के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है और इसीलिए उन्हें 2 जनवरी तक जो है ऐसा कार्य होगा। उन्होंने बताया है कि 23 दिसंबर 2020 को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर जो है 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व एवं 31 दिसंबर को वर्ष के अंतिम दिन पर और 1 जनवरी 2021 को नव वर्ष के मौके पर जो है विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसानों को ममता का समर्थन, कहा सरकार कृषि कानून वापस ले या सत्ता से बाहर जाए। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात बोल दी है ममता बनर्जी ने, जो कि पश्चिम बंगाल की सीएम है। तो दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर के किसान का प्रदर्शन जारी है, जिसे विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया है। विपक्षी दलों ने नेता के द्वारा लगातार सरकार को कृषि कानून पर घेरा जा रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र में भाजपा सरकार कृषि कानून वापस ले या फिर सत्ता से बाहर हो जाए। गौरतलब है कि ममता की पार्टी टीएमसी ने यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने किसानों को समर्थन पूरी तरह से साफ तौर पे दे दिया है। तो दोस्तों पश्चिम मिदनापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है, हम चाहे कितना भी काम कर लें, हमारी नीतियों को हमेशा ही बुरा कहा जाता है। राफेल घोटाला बुरा नहीं था, पीएम केयर फंड जो इसका ब्यौरा नहीं देता है उनके भाजपा के लिए बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अम्फान चक्रवात से हुए नुकसान का हिसाब चाहते हैं। मैं भाजपा के कुशासन पर शांत रहने या उसको सहने की बजाय जेल में रहना पूरी तरह से पसंद करूंगी और मैं किसानों की पूरी तरह से समर्थन करती हूं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। योगी बोले कृषि कानूनों का विरोध राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र है, किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। तो दोस्तों पूरी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने जो है विपक्ष पर ही हमला बोल दिया है। कृषि कानून सुधार अध्यादेशों को लेकर के किसान आंदोलन के बहाने केंद्र पर हमलावर विपक्षी दलों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आड़े हाथों लिया है। सीएम योगी ने कहा है कि विपक्षी दलों की कोशिश देश में अराजकता फैलाने की है। यह लोग भोले भाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं और साथ ही उनके कंधे पर बंदूक रख करके देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। सोमवार को अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों के मुताबिक सीएम योगी ने कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों ने संसद की अस्थायी समिति में ही इन्हीं सुधारों की वकालत की थी। यही नहीं, कांग्रेस नीति यूपीए की दूसरी सरकार में कृषि मंत्री
रहे शरद पवार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट में बदलाव की जरूरत बताते हुए देश में एक मॉडल एक्ट की वकालत भी की थी। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने चुनावी घोषणा पत्र में एमएसपी एक्ट में संशोधन की बात की प्रमुखता से कही गई थी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और अकाली दल और कांग्रेस के नेताओं ने कृषि संबंधी संसद की अस्थायी समिति में चर्चा एमएसपी एक्ट में संशोधन की आवश्यकता का समर्थन किया था। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही बिहार से दोस्तों, राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए सुशील कुमार मोदी। तो दोस्तों पूरी खबर ये है कि बिहार के राज्यसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सुशील कुमार मोदी को निर्विरोध चुने जाने पर बधाई दी है और साथ ही ये पूरी तरह से निर्विरोध चुने गए हैं। इनके जो है विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। बता दें कि बिहार में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव में बीते गुरुवार को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त की गई थी। इसके बाद सुशील कुमार मोदी का राज्यसभा के लिए निर्विरोध रूप से चुना जाना तय माना जा रहा था और जो कि ऐसा हुआ भी। सुशील कुमार मोदी के खिलाफ विपक्ष ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि श्याम नंदन प्रसाद ने बीते बुधवार को नामांकन दाखिल कर दिया था। हालांकि नामांकन के लिए जरूरी 10 विधायकों का समर्थन वाला पत्र उन्हें नहीं दिया था। ऐसे में सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा में पहुंचने के लिए किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों इसके साथ ही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, किसान आंदोलन से ही कृषि मंत्री से मिले हरियाणा के किसान, नए कृषि कानून का किया समर्थन। तो दोस्तों पूरी खबर यह है कि कृषि कानूनों के विरोध में बैठे किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान हर हाल में तीनों कानूनों को निरस्त करवाने के लिए डटे हुए हैं। इसके समर्थन में किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया है और साथ ही देशवासियों से आह्वान भी किया है। देश भर में किसानों द्वारा बुलाए गए इस बंद को समर्थन मिल रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां किसानों के समर्थन में सामने आई। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने भी पुख्ता इंतजाम किया। और दोस्तों आपको बताते चल रहे हैं कि हिसार से दिल्ली जा रहे किसानों की ट्राली को ट्रक ने मारी टक्कर और एक की हो गई मौत। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, अधिकतम काम जो है केंद्र की निगरानी में ही हो रहे हैं। दोस्तों इसके साथ ही बड़ी खबर निकल के आ रही पश्चिम बंगाल से दोस्तों, सिलीगुड़ी में भाजपा की रैली में झड़प, पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग किया। दोस्तों बहुत ही अत्याचार हो रहा है देश की जनता पे। तो दोस्तों भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच सोमवार को सिलीगुड़ी के शहर में झड़प हो गई। तो साथ ही दोस्तों जिस समय झड़प हुई उस समय जो है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राज्य के अस्थायी उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तर कन्या में मार्च कर रहे थे। तो दोस्तों साथ ही इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मार्च को जारी रखने के लिए बैरिकेड्स को हटाया और वहीं पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन के आंसू गैस का इस्तेमाल भी कर लिया। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, लगातार 10वां मैच जीत भारत ने रचा इतिहास, तोड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा T20 का रिकॉर्ड। तो दोस्तों पूरी खबर यह है कि भारत ने शिखर धवन की 36 गेंद में 52 रन की पारी के बाद हार्दिक पांड्या की आक्रामक बल्लेबाजी के बूते दोस्तों T20 सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। सिडनी में रविवार को हुए दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी और साथ ही मेहमान टीम ने इस तरह वनडे श्रृंखला में 1-2 से मिली हार का बदला चुकता किया और साथ ही दोस्तों यह भारत की ऐतिहासिक T20 जीत थी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है सोने चांदी के भाव से लेकर के, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। सोने चांदी की कीमत में आई गिरावट, जानिए कि पूरी खबर क्या है। तो दोस्तों कितना दाम कम हुआ है और कितनी गिरावट आई है सोने में और कितनी चांदी में। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक बाजारों के अनुरूप आज सोने का भाव जो है 104 रुपये गिर करके 48,703 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पीली धातु शुक्रवार को 48,807 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी और साथ ही इस समय दोस्तों 104 रुपये गिर गई है। दोस्तों 346 रुपये सस्ती हुई चांदी की बात करें तो पिछली कारोबारी के सत्र में 63,357 रुपये प्रति किलोग्राम के मुकाबले आज चांदी का भाव 736 रुपये गिर करके 62,621 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी क्रमशः 1,836 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस और 23.92 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे।